दोस्तों नमस्कार। मनोविज्ञान की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज उपस्थित हैं हम अधिगम के अगले सिद्धांत को लेकर के। आप लोगों को अपना वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के बारे में बताएं, प्रश्नों के बारे में बताएं कमेंट्स करके, ताकि हमें पता लग सके। तो अगला सिद्धांत है अधिगम का भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत, इंग्लिश में बोलेंगे एरर एंड ट्रायल थ्योरी। और ये सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने, और ये थॉर्नडाइक रहने वाला था अमेरिका का, यानी यूएसए का रहने वाला था। तो भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने, थॉर्नडाइक अमेरिका का रहने वाला था। इसने ये सिद्धांत दिया सन 1913 में, और इसने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम है एजुकेशन साइकोलॉजी। पुस्तक का नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसका मतलब हिंदी अर्थ होगा शिक्षा मनोविज्ञान। ध्यान से सुनना, भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने, थॉर्नडाइक अमेरिका का रहने वाला था। यह सिद्धांत दिया उसने 1913 में, और इसकी पुस्तक थी शिक्षा मनोविज्ञान या एजुकेशन साइकोलॉजी। ध्यान रखना, दो शब्द होते हैं हमारे, एक तो मनोविज्ञान और एक शिक्षा मनोविज्ञान। दोस्तों मनोविज्ञान का जनक तो मानेंगे अरस्तु को, और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाएगा थॉर्नडाइक को। यानी कि मनोविज्ञान आया 16वीं शताब्दी में अस्तित्व में, और हमारा शिक्षा मनोविज्ञान आया 20वीं शताब्दी में। सन पूछे तो सन 1900 में, यार 1900 को शताब्दी के रूप में बोलेंगे 20वीं, अमेरिका में लाया, और लाया कौन इसे? थॉर्नडाइक। तो शिक्षा मनोविज्ञान अस्तित्व में आया दोस्तों सन 1900 में, शताब्दी कहें 20वीं। लाया कौन, इसका मतलब जनक कौन कहलाएगा? थॉर्नडाइक कहलाएगा। पुस्तक कौन सी थी? एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान में अंतर है। मनोविज्ञान का प्रयोग यदि शिक्षा के क्षेत्र में किया जाए तो बन जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान का प्रयोग बालकों के अध्ययन में किया जाए तो दोस्तों बन जाएगा बाल मनोविज्ञान। इसी प्रकार से मनोविज्ञान को जहां जहां अप्लाई करेंगे वही क्षेत्र विषय बन जाएगा। तो मनोविज्ञान का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया तो बन गया विषय शिक्षा मनोविज्ञान, और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है थॉर्नडाइक को। इसने 1898 में एक शोध पत्र लिखा, और शोध पत्र लिखा एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस नाम से एक शोध पत्र लिखा। 1898 में। इसने प्रयोग किया भूखी बिल्ली के ऊपर। प्रयोग किसके ऊपर किया दोस्तों? भूखी बिल्ली के ऊपर। और इसने उद्दीपक लिया केवल एक, और उद्दीपक लिया इसने, आप चाहो तो मछली कह लो, चाहे भोजन कह लो, चाहे मांस का टुकड़ा कह लो, कुछ भी कह लो, उद्दीपक था स्वाभाविक। तो ध्यान से सुनना, भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक अमेरिका का रहने वाला था। इसने सिद्धांत दिया 1913 में। पुस्तक थी एजुकेशनल साइकोलॉजी। 1898 में इसने एक शोध पत्र जारी किया, और शोध पत्र का नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। इसने प्रयोग किया भूखी बिल्ली के ऊपर, उद्दीपक लिया एक, और पावलोव ने 2 उद्दीपक लिए, स्वाभाविक और अस्वाभाविक, लेकिन थॉर्नडाइक ने केवल एक उद्दीपक लिया, और वो लिया मछली या भोजन, जिससे हम कह सकते स्वाभाविक उद्दीपक। और इसने किया क्या? ध्यान से सुनना, इसने एक पजल बॉक्स लिया, और इस पजल बॉक्स को, ये पजल बॉक्स है, इसकी विशेषता थी कि इसमें लगा हुआ एक दरवाजा यहां, और यह दरवाजा अटैच था, एक बटन से अटैच था। और सर जी जैसे ही बिल्ली को इसमें ला करके रखा, और बिल्ली थी भूखी, बिल्ली के सामने इसने ला करके रख दी मछली। क्या ला करके रख दी? मछली, या भोजन कह लो या मछली कह लो। तो इसने क्या किया? पजल बॉक्स लिया, और इस पजल बॉक्स की विशेषता थी कि चारों तरफ से बंद था, केवल एक दरवाजा था, दरवाजा भी लगा हुआ था। ये दरवाजा अटैच कर दिया बटन से, जैसे ही ये बटन दबेगा दरवाजा खुल जाएगा, बिल्ली बाहर आएगी। ऐसी विशेषता थी इस बॉक्स की, इस पजल बॉक्स की। तो सर जी प्रयोग चालू किया इसने, क्या किया? भूखी बिल्ली को ला करके बॉक्स या पिंजरे के अंदर या पजल बॉक्स के अंदर पटक दिया,
सामने रख दी मछली या भोजन। अब एक बात था, बिल्ली को ये मछली दिखेगी पहले या बिल्ली इसको देख करके पहले ही उछल कूद कर देगी? पहले दिखी तो था, बिल्ली को ये मछली दिखी क्रिया से पहले दिखी या बाद में? पहले। तो बताओ ये उद्दीपक है या पुनर्वलन? उद्दीपक। तो बताओ मछली किसका कार्य करेगी? उद्दीपक का। अब एक बात बताओ, ये बिल्ली भूखी है, मछली को देख करके इस बॉक्स में क्या करेगी? उछल कूद करेगी पाने के लिए, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। अब एक बात बताओ, ये जो बिल्ली है इस मछली को देख करके क्रिया कर रही है, तो ये प्रतिक्रिया कहलाएगी या अनुक्रिया कहलाएगी? दोस्तों ये कहलाएगी प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया के बारे में मैंने बताया कि स्वाभाविक उद्दीपक को देख करके यदि कोई क्रिया हो तो कहलाएगी प्रतिक्रिया। बिल्ली के सामने मछली स्वाभाविक उद्दीपक, और इसको देखकर यदि बिल्ली उछल कूद करेगी, हलचल करेगी, तो ये प्रतिक्रिया कहलाएगी। तो बिल्ली ने क्या किया? मछली को देख करके इसमें उछल कूद करना प्रारंभ कर दिया। बिल्ली बताओ उछल कूद करती रही, करती रही, करती रही। बिल्ली इसमें एक क्रिया कर रही है या बहुत सारी? बहुत सारी क्रिया कर रही है। दोस्तों मैं इससे बहु प्रतिक्रिया कह दूं, कोई बुराई है क्या? कोई बुराई नहीं है। बहुत सारी क्रिया करते 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 बिल्ली का पैर गलती से, किससे? गलती से। गलती को बताओ मैं त्रुटि कह दूं, कोई बुराई है क्या? कोई बुराई नहीं है। त्रुटि को मैं एरर कह दूं तो कोई बुराई है क्या? कोई बुराई नहीं है। बहुत सारी क्रिया करते 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 बिल्ली का पैर गलती से किस पर पड़ा? बटन पर। जैसे ही बिल्ली का पैर बटन पर पड़ा, दरवाजा खुला, बिल्ली बाहर आई, मछली को उठाया, इतने में थॉर्नडाइक आया, बिल्ली को पकड़ करके पुनः किसमें पटक दिया? इस बॉक्स के अंदर पटक दिया। बिल्ली खा पी करके आराम से सो गई। अगले दिन थॉर्नडाइक ने फिर प्रयोग किया, बिल्ली के सामने दूसरी मछली ला करके रख दी। अब जैसे प्रयोग चालू किया तो बिल्ली तो फिर भूल गई कि दरवाजा कल किधर से खुला। ध्यान रखना, जैसे बिल्ली को अगले दिन प्रयोग चालू किया थॉर्नडाइक ने, तो बिल्ली तो भूल गई कि कल दरवाजा किधर से खुला था। तो उसने तो दोबारा से प्रयत्न चालू कर दिए। क्या चालू कर दिए दोस्तों? प्रयत्न चालू कर दिए। इसलिए सिद्धांत का क्या नाम बन निकलेगा? भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत। बिल्ली भूल गई कल दरवाजा कैसे खुला था, उसने तो दोबारा से वही प्रयास चालू कर दिए। तो प्रयास करते 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 बिल्ली का पैर फिर गलती से किस पर पड़ा? बटन पर पड़ा। और जैसे बिल्ली का पैर बटन पर पड़ा, दरवाजा खुला, बिल्ली बाहर आई, मछली को उठाया, इतने में थॉर्नडाइक आया और पुनः किसमें पटक दिया? अंदर ले जा करके पटक दिया। इस प्रकार थॉर्नडाइक ने 10, 20, 30, 40 दिन यह प्रयोग किया होगा। प्रयोग करते 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 बिल्ली ने बहुत सारे प्रयास क्रिया करने के बाद में फिर दिमाग लगाया कि मैं इधर क्रिया करती हूं कुछ भी नहीं होता है, इधर करने पर भी कुछ नहीं होता, सब किधर है? इधर क्रिया करने पर होता है। तो बताओ अब तक जो बिल्ली क्रिया कर रही थी वो शारीरिक क्रिया ज्यादा थी या मानसिक क्रिया? शारीरिक क्रिया ज्यादा थी। बताओ ऐसा अधिगम कौन सा होगा जिसमें शारीरिक क्रिया ज्यादा होंगी? वो कौन सा कहलाएगा? पेशीय अधिगम कहलाएगा। कौन सा अधिगम कहलाएगा? पेशीय। जिसमें शारीरिक क्रिया ज्यादा हो और मानसिक क्रिया कम हो, कौन सा अधिगम कहलाएगा? पेशीय। बताओ इसमें बिल्ली ने शारीरिक क्रिया ज्यादा की या मानसिक? शारीरिक क्रिया ज्यादा की। बिल्ली ने अब तो क्या कर दिया? इधर के प्रयास कम कर दिए। अब तो बिल्ली उछल कूद इधर इधर करती, उछल कूद करती और डायरेक्ट उसका पैर बटन पर पड़ता, बटन पर पड़ा, दरवाजा खुलता, बिल्ली बाहर आती, मछली को उठाती, खाती, इतने में थॉर्नडाइक आता और पुनः इसको पटक देता अंदर। ये प्रयोग चलता रहा चलता रहा चलता रहा। अब तो बिल्ली ने बहुत सारे असफल प्रयासों में से एक सही प्रयास का क्या कर लिया? चयन कर लिया दोस्तों। बहुत सारी असफल क्रियाओं में से एक सही का क्या कर लिया? चयन। और उसी से अपना क्या स्थापित कर लिया? संबंध स्थापित कर लिया।
इसलिए बहुत सारी क्रियाओं में से एक सही का चयन किया और उसी से अपना संबंध स्थापित कर लिया। अब तो बिल्ली क्या करती है, प्रयास कम कर दिया इसने। अब तो बिल्ली जैसे ही इसमें पजल बॉक्स में आती, बटन दबाती, दरवाजा खुलता, बाहर आती, मछली को उठाती, खाती और पुनः अंदर हो जाती। अब तो धीरे 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 करके असफल प्रयास हो गए कम, एक सफल प्रयास हुआ, उसी का चयन कर लिया और उसी से अपना संबंध स्थापित कर लिया। तो थॉर्नडाइक कहता है कि आदमी सीखता कैसे है। थॉर्नडाइक कहता है कि आदमी पहले तो करेगा बहुत सारे असफल प्रयास, धीरे धीरे सफल प्रयास करेगा, उन सब में से एक सफल प्रयास हो जाएगा और सफल प्रयास हो जाएगा ना तो उन बहुत सारे असफल प्रयासों को तो हटा देगा, सफल प्रयास का क्या कर लेगा, चयन कर लेगा और सफल प्रयास का चयन करेगा, उसी से अपना संबंध स्थापित कर लेगा और धीरे धीरे करके व्यक्ति कार्य करना सीख जाएगा। तो एक बात बताओ, अब ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में बताओ बिल्ली को पहले मछली दिखी या पहले दौड़ लगाना प्रारंभ किया? पहले दिखी, तो ये बिल्ली किसका कार्य करेगी दोस्तों? उद्दीपक का कार्य करेगी। तो मैं इस सिद्धांत को एक तो कह सकता हूं उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत। क्या कह सकता हूं? उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत कह सकता हूं। या मैं ये कह दूं कि इस सिद्धांत को हम और किस नाम से जानेंगे? एक तो जानेंगे दोस्तों उद्दीपक प्रतिक्रिया। उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत कह सकते हैं। और उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहेंगे तो इंग्लिश में बोलेंगे उद्दीपक को स्टिमुलस। क्या बोलेंगे? स्टिमुलस। और इस प्रतिक्रिया को बोलेंगे रेस्पॉन्स। क्या बोलेंगे? रेस्पॉन्स। दोस्तों स्टिमुलस रेस्पॉन्स, इसको शॉर्ट में क्या कह सकते हैं हम? SRT, यानी SR थ्योरी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। अब एक चीज समझना, मैंने आपको अगला सिद्धांत पढ़ाया पावलोव वाला, उसमें भी उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुक्रिया बताया और उसमें भी मैंने स्टिमुलस रेस्पॉन्स नाम दिया और इसमें भी मैंने SR दे रहा हूं और उसमें भी मैंने SR। तो ध्यान रखना, मैंने क्रिया और प्रतिक्रिया में अंतर बताया था। अनुक्रिया और प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया वो कहलाई स्वाभाविक उद्दीपक से क्रिया होगी प्रतिक्रिया और अस्वाभाविक से होगी वो अनुक्रिया। बताओ थॉर्नडाइक ने क्रिया को स्वाभाविक उद्दीपक से जोड़ा है, स्वाभाविक से, स्वाभाविक से, और स्वाभाविक से क्रिया होगी तो क्या कहलाएगी? प्रतिक्रिया। लेकिन पावलोव ने अपने सिद्धांत में क्रिया को किससे जोड़ा है? स्वाभाविक उद्दीपक से, अस्वाभाविक से, अस्वाभाविक उद्दीपक से जोड़ा है। और अस्वाभाविक से जुड़ेगा तो प्रतिक्रिया होगी या अनुक्रिया होगी? अनुक्रिया होगी। इसलिए प्रतिक्रिया आए तो थॉर्नडाइक, अनुक्रिया आए तो पावलोव। लेकिन प्रतिक्रिया और अनुक्रिया दोनों की अंग्रेजी होती है रेस्पॉन्स, उद्दीपक की होगी स्टिमुलस। तो आएगा तो दोनों में SRT। और SRT किसने दी? थॉर्नडाइक ने भी दी और पावलोव ने भी दी है। लेकिन परीक्षा में यदि आपसे पूछे कि बताओ SRT का जनक कौन है, तो ध्यान रखना SRT का जनक नंबर 1 वरीयता देंगे थॉर्नडाइक को। SRT के लिए नंबर 1 वरीयता किससे देंगे? थॉर्नडाइक को। और SRT थॉर्नडाइक नहीं मिले तो सेकंड वरीयता देंगे पावलोव को वरीयता देंगे। ध्यान रखना, उसका रीजन बता दूं मैं। थॉर्नडाइक ने क्रिया को स्वाभाविक उद्दीपक से जोड़ा है और पावलोव ने क्रिया को अस्वाभाविक उद्दीपक से जोड़ा है, इसलिए पहले वरीयता देंगे थॉर्नडाइक को। इसलिए SRT का जनक किसको मानेंगे? थॉर्नडाइक को। थॉर्नडाइक नहीं मिले तो फिर किसको वरीयता देंगे? पावलोव को वरीयता देंगे। तो मैं इस सिद्धांत को उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत कह सकता हूं, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी कह सकता हूं, इसको मैं SR थ्योरी भी कह सकता हूं। अब एक बात बताओ, इसने जो इसमें क्रिया की, बताओ बिल्ली ने एक क्रिया की या बहुत सारी क्रिया की? बहुत सारी। तो मैं इसे बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी मैं कह सकता हूं। इसे कौन सा सिद्धांत कह सकता हूं? बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत कह सकता हूं। बताओ इसने एक गलती की या बहुत सारी? बहुत सारी गलतियां की। और इसने क्या किया? बिल्ली को ला करके पटक दिया। बिल्ली ने पहले दिन खोल लिया, बहुत सारे असफल प्रयास किए, दरवाजा खुला, बिल्ली बाहर आई, मछली उठाया, खाया, लेकिन फिर भूल गई बिल्ली कि कल कैसे दरवाजा खुला। बता, भूल को मैं त्रुटि कह दूं, कोई बुराई है क्या? कोई बुराई नहीं है। और त्रुटि को मैं प्रयास कह दूं, प्रयत्न को प्रयास कह दूं, कोई बुराई है क्या? कोई बुराई नहीं है। तो त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत भी कह सकते हैं इसे।
और इसको हम गलती एवं कोशिश का सिद्धांत भी कह सकते हैं। कौन सा सिद्धांत? गलती एवं कोशिश का सिद्धांत। इसको एरर एंड ट्रायल थ्योरी भी कह सकते हैं। इस सिद्धांत को मैं चयन एवं संबंधन का सिद्धांत भी कह सकता हूं। इस सिद्धांत को मैं आवृत्ति का सिद्धांत भी कह सकता हूं। इस सिद्धांत को मैं पेशीय अधिगम का सिद्धांत भी कह सकता हूं। सब कौन से वाले सिद्धांत के नाम है? इसी सिद्धांत के नाम है। इसमें संबंध स्थापित होता है तो इसे मैं संबंधन का सिद्धांत भी कह सकता हूं। संबंध को कहते हैं बंध, तो इसे बंध का भी सिद्धांत कह सकता हूं। और बंध को इंग्लिश में कहते हैं बॉन्ड, तो इसे बॉन्ड लर्निंग थ्योरी भी मैं इसे कह सकता हूं। सब किसके उपनाम है? भूल एवं प्रयत्न के सिद्धांत के ही उपनाम है। दोस्तों, बहुत से लोग बताते हैं कि बिल्ली ने कैसे कैसे पहले सफल प्रयास किए। ऐसा बताते हैं कि थॉर्नडाइक ने इसमें लगा दिया आवृत्ति मीटर, लगा दिया इस पजल बॉक्स के अंदर, और उसने देखा आवृत्ति मीटर में कि बिल्ली ने पहली बार कितने असफल प्रयास किए। तो ऐसा बताते हैं कि बिल्ली ने पहली बार 61वें प्रयास में जाकर के सफल हुई। यानी 60 प्रयास कैसे थे असफल, कौन से प्रयास में जाकर सफल हुई? 61वें प्रयास में जाकर के सफल हुई। दूसरे प्रयास में बताते हैं कि 48वें प्रयास में जाकर सफल हुई। तीसरी बार 27वें प्रयास में, अगली बार 18वें प्रयास में, फिर चौथे प्रयास में, फिर 3 2 1। अब तो कोई डायरेक्ट धीरे धीरे डायरेक्ट उसने सीख लिया। तो धीरे धीरे बताओ, प्रयास त्रुटिपूर्ण प्रयासों की संख्या बढ़ती गई या कम होती गई? कम होती गई। तो ध्यान रखना, थॉर्नडाइक इसी बात को कहता है कि पहले हम सीखेंगे तो पहले बहुत सारे असफल प्रयास करेंगे, धीरे धीरे उनमें से एक सही प्रयास होगा, उसी का हम चयन कर लेंगे और उसी से हमारा संबंध स्थापित हो जाएगा। तो बताओ दोस्तों, इसमें ये जो अधिगम, ये सिद्धांत है, इसमें संवेदी अधिगम होगा या पेशीय? इसमें होगा पेशीय अधिगम। कौन सा वाला अधिगम होगा? पेशीय अधिगम। कैसे होगा समझो। बताओ, बिल्ली ने शारीरिक क्रिया ज्यादा की या मानसिक? शारीरिक क्रिया, और शारीरिक क्रिया होगा तो बताओ अधिगम पेशीय होगा या संवेदी? पेशीय अधिगम होगा। ध्यान रखना, यह सिद्धांत पेशीय अधिगम पर आधारित है। अब बताओ, जहां पेशीय अधिगम होगा तो उसमें क्रिया होगी या संक्रिया होगी? क्रिया होगी, तो इसको हम क्रियात्मक अधिगम भी कह सकते हैं। कौन सा वाला? क्रियात्मक। बताओ, क्रिया होगी तो संज्ञान होगा या व्यवहार होगा? व्यवहार होगा, तो मैं इसे व्यवहारवादी सिद्धांत भी कह सकता हूं। या मैं कहूं ये सिद्धांत किसमें आएगा? संज्ञानवादी या व्यवहारवादी? व्यवहारवाद के अंतर्गत आएगा। एक बात बताओ, इसमें ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत छोटे बालकों के लिए उपयोगी होगा या बड़े बालकों के लिए? छोटे बालकों के लिए उपयोगी होगा। ये बताओ, ये सिद्धांत प्राथमिक स्तर पर उपयोगी है या उच्च स्तर पर? ये सिद्धांत प्राथमिक स्तर पर उपयोगी होगा। बताओ, ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी होगा या मंद बुद्धि के बालकों के लिए? मंद बुद्धि के बालकों के लिए। बताओ, ये सृजनशील के उपयोगी है या पिछड़े बालकों के लिए? पिछड़े बालकों के लिए उपयोगी है। तो ध्यान रखना, ये जो सिद्धांत है ये पेशीय अधिगम पर आधारित है, व्यवहारवादी है। ये सिद्धांत मंदबुद्धि और पिछड़े बालकों के लिए उपयोगी है। ये सिद्धांत रटने पर जोर देगा। किस पर जोर देगा? रटने पर जोर देगा, क्योंकि बिल्ली ने बहुत सारी क्रियाएं की। ये सिद्धांत समझने के बजाय रटने पर जोर देगा। ये सिद्धांत अभ्यास पर जोर देता है, या मैं ये कहूं ये सिद्धांत क्रिया करने पर सबसे ज्यादा जोर देता है। कौन सा वाला? थॉर्नडाइक वाला सिद्धांत। तो दोस्तों, ये रटने पर जोर देगा, अभ्यास पर जोर देगा, बहुत सारी क्रियाओं में से एक सही क्रिया के चयन पर जोर देगा। कौन सा वाला सिद्धांत? भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत। आगे मैं ये कहूं कि ये जो सिद्धांत है कि बताओ, ये जो रटने पर जोर देगा तो प्रतिभाशाली बालक रटेंगे या मंद बुद्धि के बालक? मंद बुद्धि के बालक। सृजनशील बालक रटते हैं या पिछड़े बालक? पिछड़े बालक। तो बताओ, ये सिद्धांत मंद बुद्धि या पिछड़े दोनों के लिए उपयोगी होगा या नहीं होगा? निश्चित रूप से उपयोगी होगा। यह सिद्धांत प्राथमिक स्तर पर उपयोगी होगा या उच्च स्तर पर? प्राथमिक स्तर पर, क्योंकि रटने पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं बालक। ध्यान रखना, इस इन के लिए, इन बातों के लिए सिद्धांत उपयोगी होगा। अब मैं ये कहूं
कि प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में CW क्लास वर्क और होमवर्क बताओ अधिगम के कौन से वाले सिद्धांत पर आधारित होगा? ये इसी सिद्धांत पर आधारित होगा। कैसे होगा समझो। छोटे बालक होंगे, क्लास वर्क के होमवर्क दिया जाएगा, धीरे धीरे गलतियां करेंगे, फिर सही करते रहेंगे, बहुत असफल प्रयास करेंगे, तब जाकर के वो धीरे धीरे कार्य करना सीख जाएंगे। तो छोटी कक्षाओं के लिए CW और HW अधिगम के कौन से सिद्धांत पर आधारित होगा? इसी सिद्धांत पर आधारित होगा। अब मैं यदि अप्लाइड बेस पर आप लोगों से कहूं तो आप लोग बताना कि इसमें कौन सा वाला सिद्धांत लागू होगा। मैं कहूं कि एक बालक को अपना लक्ष्य तो दिखाई देता है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग दिखाई नहीं देता। एक बालक को अपना लक्ष्य तो दिखाई देता है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग दिखाई नहीं देता। बताओ अधिगम के कौन से वाले सिद्धांत पर आधारित होगा? ये इसी पर आधारित होगा। कैसे होगा समझना। बता, बिल्ली भूखी थी, सामने रख दी मछली या भोजन। अब बिल्ली को मछली या भोजन तो दिखाई दे रही है, लेकिन ये पता नहीं है कि ये कैसे प्राप्त होगी। बताओ, चारों तरफ से बंद है ना ये, और उसे रास्ता दिखाई दे रहा है, रास्ता कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है, केवल मछली दिख रही है, यानी लक्ष्य तो दिख रहा है, लेकिन लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे उसका मार्ग उसे दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए समझना कि एक बालक को लक्ष्य तो दिखाई देता है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग दिखाई नहीं देता। यह अधिगम के इसी सिद्धांत पर आधारित है। समझना। मैं कहूं एक चोर के पास 15 चाबियां, ध्यान से सुनना, एक चोर के पास 15 चाबियां, पहली चाबी से प्रयास किया नहीं खुली, दूसरी से किया नहीं खुली, 10 चाबियां लगा कर देखा नहीं खुला लॉक, 10वीं 12वीं 13वीं 14वीं तक प्रयास किया, लॉक नहीं खुला, और अंत में 15वीं चाबी से लॉक खुल गया। बताओ अधिगम के कौन से वाले सिद्धांत पर आधारित होगा? ये उदाहरण भी इसी सिद्धांत पर आधारित होगा, क्योंकि इसमें पहले बहुत सारे असफल प्रयास हैं, अंत में जाके सफल प्रयास होगा। बताओ इसमें भी अधिगम का कौन सा वाला सिद्धांत लागू होगा? यही वाला सिद्धांत लागू होगा। आप लोगों ने एक राजा और मकड़ी की कहानी सुनी होगी। राजा युद्ध क्षेत्र से हार करके घर आया, उसने मकड़ी को देखा, मकड़ी छत पर चढ़ने के लिए प्रयास किए, पहला प्रयास किया असफल, दूसरा असफल, उस मकड़ी ने 9 असफल प्रयास किए और अंत में 10वें प्रयास में जाकर के वो चढ़ गई। तो बताओ उसमें भी अधिगम का कौन सा वाला सिद्धांत लागू होगा? यही वाला सिद्धांत लागू होगा। मैं आपसे कहूं छोटे बालक का चलना, छोटा सा बालक है, चलना यदि सीख रहा है तो बताओ अधिगम के कौन से वाले सिद्धांत पर आधारित होगा? इसी पर होगा। कैसे होगा समझना। छोटा सा बालक है, खड़ा होगा चलेगा गिरेगा, खड़ा होगा चलेगा गिरेगा। बताओ उसके प्रयास सफल हो रहे हैं असफल? वो पहले बहुत सारे असफल प्रयास करेगा, खड़ा होगा गिरेगा, खड़ा होगा गिरेगा, खड़ा होगा गिरेगा, धीरे 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 करके बालक चलना सीख जाएगा। तो बताओ ये भी अधिगम के कौन से वाले सिद्धांत पर आधारित है? इसी पर। मैं आपसे कहूं टाई की गांठ बांधना अधिगम के कौन से वाले सिद्धांत पर आधारित होगा? इसी सिद्धांत पर आधारित होगा, क्योंकि टाई की गांठ बांधने में भी बहुत सारे असफल प्रयास होते हैं, उनमें से फिर लास्ट में जाकर एक सफल प्रयास होगा, फिर तब जाकर के हम वो कार्य करना सीखते हैं। तो बताओ ये सिद्धांत आप लोगों की समझ में आया या नहीं आया? उम्मीद करता हूं कि ये सिद्धांत आप लोगों की समझ में आ गया होगा निश्चित रूप से। आगे हैं इस सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने बताए सीखने के नियम। थॉर्नडाइक ने सीखने के बताए नियम और टोटल नियम बताए उसने 8, और इन नियमों को बांटा उसने 2 भागों में। एक तो उसने बताए मुख्य नियम, और मुख्य नियम को हम प्राथमिक नियम भी कहते हैं। एक तो बताए मुख्य नियम या प्राथमिक नियम, और एक बताए उसने गौण नियम, और गौण नियम को हम द्वितीयक नियम भी कहते हैं। तो थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल 8 नियम बताए, इनको 2 भागों में बांटा, एक मुख्य नियम और एक गौण नियम। मुख्य नियम बताए उसने 3 और गौण नियम बताए उसने 5।
मुख्य नियमों को हम बोलेंगे प्राइमरी रूल्स, प्राइमरी रूल्स, और गौण नियम को बोलेंगे हम सेकेंडरी रूल्स। बताओ कितने नियम बताए उसने? दो, एक तो मुख्य नियम और एक गौण नियम। मुख्य नियम कितने? 3, गौण नियम कितने? 5। मुख्य नियमों को क्या कहा उसने? प्राथमिक नियम। गौण नियमों को क्या कहा उसने? द्वितीयक नियम। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्राइमरी रूल्स। इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी रूल्स। समझना मुख्य नियम कौन कौन से हैं, तो इसने केवल 3 नियम बताए मुख्य। सबसे पहला नियम इसने बताया तत्परता का। किसका नियम? तत्परता का नियम, या मैं इसे कहूं तैयारी का नियम, या मैं इसे कहूं रुचि का नियम। तो सबसे पहला नियम थॉर्नडाइक ने बताया सीखने का, तत्परता का नियम, तैयारी का नियम या रुचि का नियम। अब इसको इसने नाम दिया रूल्स ऑफ रेडीनेस, या इंग्लिश में ये कहेंगे रूल्स ऑफ रेडीनेस। ध्यान रखना दोस्तों, इंग्लिश वर्ड साथ साथ 100% याद रखना। हमारे रीट के पेपर में 2-3 प्रश्न ऐसे आते हैं जो हमारी लैंग्वेज इंग्लिश पर डिपेंड करते हैं। उसका रीजन, हमारी शिक्षा मनोविज्ञान मूल भाषा अंग्रेजी में है, या मैं कह मूल इंग्लिश की है, और इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, और पेपर में यदि आ भी जाए तो हिंदी वाले शब्दों को वरीयता नहीं देंगे। यदि विवादास्पद प्रश्न बने तो उसमें इंग्लिश भाषा को वरीयता दे करके सबसे पहले सही माना जाएगा बजाय हिंदी को। इंग्लिश वर्ड एक ही मिलेगा, हिंदी उसके अनेक मिल सकते हैं, हिंदी में अनेक नामों से जाना जा सकता है, लेकिन इंग्लिश में तो जो है वही रहेगा। इसलिए आप ध्यान रखना, साइकोलॉजी को थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम में भी तैयार करें ताकि ऐसे प्रश्नों में आपको सहायता मिले, मदद मिले सॉल्व करने में। तो पहला नियम उसने बताया तत्परता, तैयारी या रुचि का नियम, इसे इंग्लिश में बोलेंगे रूल्स ऑफ रेडीनेस। दूसरा नियम उसने बताया अभ्यास का नियम, और अभ्यास के नियम को हम बोलेंगे श्रम का नियम, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे लॉ ऑफ एक्सरसाइज। क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ एक्सरसाइज या रूल्स ऑफ एक्सरसाइज। और तीसरा नियम उसने बताया प्रभाव का नियम, या हम ये कहें सुख या दुख का नियम, ये भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको इंग्लिश में बोलेंगे लॉ ऑफ इफेक्ट। तो इसको पहले को रूल्स ऑफ रेडीनेस, दूसरे को लॉ ऑफ एक्सरसाइज या रूल्स ऑफ एक्सरसाइज, और तीसरे वाले को बोलेंगे लॉ ऑफ इफेक्ट या रूल्स ऑफ इफेक्ट। तो 3 बताए उसने मुख्य नियम, एक तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, और तीसरा प्रभाव का नियम। गौण नियम बताए उसने 5। कितने बताए? 5। नंबर 1 उसने बताया बहु प्रतिक्रिया का नियम। कौन सा बताया दोस्तों? बहु प्रतिक्रिया का नियम, और इसको बोलेंगे मल्टीपल रेस्पॉन्स। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मल्टीपल रेस्पॉन्स। दूसरा वाला उसने बताया मनोवृत्ति का नियम, या इसको हम कह सकते हैं मानसिक विन्यास का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, और इसको हम बोलेंगे दोस्तों इंग्लिश में एटीट्यूड। और तीसरा उसने बताया आंशिक प्रतिक्रिया का नियम, और इसको बोलेंगे पार्टली एक्टिविटी। चौथा उसने बताया आत्मीकरण का नियम, और इसको बोलेंगे हम इंग्लिश में एसिमिलेशन। और लास्ट उसने बताया 5वां साहचर्य परिवर्तन का नियम, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे एसोसिएटिव
शिफ्टिंग। दोस्तों टोटल थॉर्नडाइक ने बताया 8 नियम, 2 भागों बांटा, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य बताए 3, गौण बताए 5। मुख्य में सबसे पहला नियम बताया तत्परता का, दूसरा अभ्यास का और तीसरा प्रभाव का। इधर से गौण नियम बताए 5, पहला बताया बहुप्रतिक्रिया का, दूसरा मनोवृत्ति का, तीसरा आंशिक प्रतिक्रिया का, चौथा आत्मीकरण का, पांचवा साहचर्य का। इसको इंग्लिश में बोलेंगे रूल्स ऑफ रेडीनेस, इसको रूल्स ऑफ एक्सरसाइज, इसको रूल्स ऑफ इफेक्ट, इसको इंग्लिश में बोलेंगे रूल्स मल्टीपल रेस्पॉन्स, आगे एटीट्यूड, आगे पार्टली एक्टिविटीज, एसिमिलेशन और एसोसिएटिव शिफ्टिंग। अब ध्यान से सुनना आगे। अब इसने टोटल 8 नियम बता दिए। कैसे कैसे बताए, ध्यान से सुनना। इसमें से 100% एकाध ना एकाध % निकल के आता है, तो ध्यान से सुनना। थॉर्नडाइक कहता है कि आदमी कैसे सीखता है, तो ये कहता है कि हमें सीखने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर होनी चाहिए तत्परता, या हमें सीखने के लिए या किसी कार्य को करने के लिए तैयार होना चाहिए, या मैं ये कहूं किसी कार्य को सीखने के लिए हमारी उसमें क्या होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए। दोस्तों थॉर्नडाइक कहता है कि सबसे पहले किसी कार्य को करने के लिए हम तैयार होना चाहिए, तत्परता होनी चाहिए। तैयार भी हमें दोनों तरीका से, यानी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। तैयार भी हमें किसी कार्य करने के लिए दोनों तरफ से होना चाहिए, शारीरिक और मानसिक रूप से। ऐसे नहीं माइंड से तैयार है, शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा है, कार्य नहीं कर पाएंगे। शारीरिक रूप से तैयार है, मानसिक रूप से तैयार नहीं है, तो भी हम कार्य को नहीं सीख पाएंगे। अधिगम मनोशारीरिक होता है, इसमें दोनों एक्टिव होने चाहिए, शरीर भी एक्टिव और माइंड भी एक्टिव। तो हमारे अंदर सबसे पहले किसी कार्य करने के लिए तैयार होना चाहिए, हमें तत्पर होना चाहिए, हमारे इस कार्य में रुचि होनी चाहिए, और तब हमें कार्य करेंगे तो 100% सीखेंगे। और सीखी हुई चीज का बार बार क्या करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, दोहरान करना चाहिए, अलॉट ऑफ टाइम रिपीटेशन होना चाहिए उसका। बार बार अभ्यास करो, सीखी हुई चीज का बार बार अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करो। ये कौन कहता है, ये वाला। अब इसके भी 2 उपनियम निकल के आते हैं। एक तो आता है उपयोग का नियम और एक आता है अनुपयोग का नियम। थॉर्नडाइक कहता है कि हमने जो बात सीखी है उसका यदि हमने बार बार उपयोग किया, बार बार अभ्यास किया, तो वो चीज हमारे व्यवहार में आ जाएगी और स्थायी हो जाएगी। यदि हमने सीखी हुई चीज का दोहरान नहीं किया, उसका अनुपयोग किया, बार बार हमने अभ्यास नहीं किया, तो धीरे धीरे हमारे व्यवहार से वो विलुप्त हो जाएगी। इसलिए थॉर्नडाइक कहता है कि उस सीखी हुई चीज का बार बार हमें क्या करना चाहिए, अभ्यास, यानी उसका उपयोग करना चाहिए। अनुपयोग करेंगे तो धीरे धीरे वो चीज हमारे से विलुप्त हो जाएगी। आगे कहता है थॉर्नडाइक कि जब हम सीखते हैं तो सीखते टाइम हमारे ऊपर फालतू चीजों का कोई भी प्रभाव नहीं होना चाहिए। यानी सकारात्मक बातों का तो प्रभाव होना चाहिए, लेकिन नकारात्मक बातों का हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं होना चाहिए। आगे कहता है कि सीखने के लिए हमें एक नहीं बहुत सारी क्रियाएं करनी चाहिए। एक क्रिया से नहीं सीखते, हमें बहुत सारी क्रियाएं करेंगे तब सीखेंगे। और सीखने के लिए हमें सबसे पहले तैयार होना चाहिए। तैयार कैसे, मानसिक रूप से। मनोवृत्ति का या मानसिक विन्यास का नियम होता है कि व्यक्ति को सबसे पहले मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। और आंशिक प्रतिक्रिया का नियम कहता है कि हमें किसी कार्य को टुकड़ों में बांट करके करना चाहिए। टुकड़ों में यानी बड़ा कार्य है, हम यदि एक साथ नहीं कर पा रहे हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लो और तब जाके हम करेंगे। जैसे मान लीजिए ये यहां से यहां तक का कार्य है, अब मान लीजिए एक साथ हम नहीं कर सकते तो आज यहां तक कर लिया, फिर अगले यहां तक, फिर आगे ऐसे टुकड़ों में विभाजित करके, टुकड़ों में बांट करके कार्य करना चाहिए। अब जो हम सीख रहे हैं, आत्मीकरण का नियम कहता है कि जो भी हमने सीखा उसको हमारे व्यवहार में अपनाना चाहिए। यानी जो भी हमारा नया ज्ञान है उस नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ मिला लेना क्या कहलाएगा, आत्मीकरण। और जो उस ज्ञान का हमने आत्मीकरण किया है, साक्षरी परिवर्तन का क्या कहता है नियम, ये कहता है बदली हुई परिस्थितियों में उसका प्रयोग करना चाहिए। हमारे व्यवहार परिवर्तन आ गया, यहां पर हम उसका फिर दूसरे स्थान पर प्रयोग करना क्या कहलाएगा दोस्तों, साक्षरी परिवर्तन का नियम। तो पुनः एक बार और देखें हम ध्यान से समझना।
तत्परता का नियम कहता है कि किसी भी कार्य करने के लिए हमें तैयार होना चाहिए, जब तक कार्य नहीं करना चाहिए जब तक कि हमारे अंदर तत्परता नहीं होगी, जब तक कि कार्य करने के लिए तैयार नहीं होंगे। ध्यान रखना, जब तक कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं होगा जब तक वो कार्य नहीं कर पाएगा और नहीं सीखेगा। इसी में से एक बार प्रश्न आया था 3rd ग्रेड में कि एक घोड़े को तालाब पर तो ले जाया जा सकता है लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये थॉर्नडाइक के कौन से वाले नियम पर आधारित है? ये तत्परता, रुचि या तैयारी के नियम पर आधारित है। ध्यान रखना, घोड़े को तालाब पर तो ले जा सकते हैं जबरदस्ती से, लेकिन जबरदस्ती से पानी नहीं पिला सकते। बताओ, यदि घोड़े को पानी पिलाना है तो उसमें क्या लानी पड़ेगी? उसमें तत्परता लानी पड़ेगी, वो तैयार करना पड़ेगा। तैयार भी कैसे? शारीरिक और मानसिक रूप से घोड़े की पानी पीने के लिए रुचि पैदा करनी पड़ेगी घोड़े को, तब जाकर के वो आगे कार्य कर पाएगा। अब मैं इस उदाहरण को ऐसे बदल दूं या ऐसे परीक्षा में आ गया कि एक बालक को विद्यालय तो ले जाया जा सकता है लेकिन पढ़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि बालक को पढ़ाना है तो बताओ क्या लानी पड़ेगी बालक में? तत्परता। बालक को जोर जबरदस्ती विद्यालय तो ले जा सकते हैं लेकिन पढ़ा पाए हम, ये गारंटी नहीं है, ये श्योरिटी नहीं है। बालक तब तक नहीं पढ़ेगा जब तक कि वो तैयार नहीं होगा, खुद रेडी नहीं होगा, तब तक उसकी रुचि नहीं होगी पढ़ने में, तब तक बालक नहीं पढ़ेगा। इसलिए सबसे पहले बालकों के अंदर हमें तत्परता लानी पड़ेगी, रुचि क्रिएट करनी पड़ेगी। रुचि हो जाएगी तो बालक निश्चित रूप से पढ़ना अधिगम उसका होना प्रारंभ हो जाएगा। ध्यान रखना। अब रुचि किससे बनेगी? रुचि बनेगी वातावरण से। किससे बनेगी? वातावरण से। अब वातावरण क्या होता है? या तो बनाना पड़ेगा या बना बनाया मिलेगा। जैसे मान लीजिए वातावरण से रुचि क्रिएट हुई और जैसा वातावरण मिलेगा वैसा ही तो हम कार्य करेंगे, जैसा देखेंगे वैसा करेंगे। तो ध्यान रखना, रुचि के लिए वातावरण सबसे पहली और अनिवार्य चीज है। इसलिए ध्यान रखना, सबसे बड़ा शिक्षक माना गया है मां और दूसरा शिक्षक माना गया है वातावरण को, या हमें किया को पहला शिक्षक मां और सबसे बड़ा शिक्षक वातावरण को माना गया है। अब एक बात समझना, तो जब तक हम नहीं सीखेंगे, जब तक कि हमारी कार्य में रुचि नहीं होगी, तत्परता नहीं होगी, तब तक हम कार्य को नहीं। इसलिए किसी कार्य करवाना है तो तत्परता लाओ, रुचि पैदा करो, तब जाके सीखेंगे। और फिर हम सीख रहे हैं ना, सीखी हुई चीज का बार बार क्या करना चाहिए? दोहरान करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। एक कहावत है ना, करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान। बताओ ये वाला नियम कौन से सिद्धांत पर आधारित है? इसी पर आधारित होगा। सीखी हुई चीज का बार बार क्या करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए। और जब अभ्यास करेंगे तो हमारे ऊपर फालतू चीजों का कोई भी प्रभाव नहीं होना चाहिए। और आगे चल के इसके भी 2 उपनियम हो जाते हैं। एक तो बनता है संतोष का नियम और एक बनता है असंतोष का नियम। यानी जिन कार्यों से हमें संतुष्टि मिल रही है, इसका मतलब हमारे ऊपर सकारात्मक प्रभाव होगा, उनको हम जल्दी सीखेंगे। और जिन कार्यों से हमें असंतोष मिल रहा है, हमारे ऊपर नकारात्मक प्रभाव है, तो हम उन कार्यों को जल्दी नहीं सीखेंगे। इसलिए ध्यान रखना, अधिगम हमारा प्रभावित नहीं होना चाहिए। लेकिन आज के दौर में यदि हम देखें तो विद्यार्थियों का सबसे ज्यादा अधिगम ही प्रभावित होता है। विद्यार्थी पढ़ रहा है, उसके पास मोबाइल है, मोबाइल में यदि बत्ती भी जल जाएगी ना तो सीधा उसके पास दौड़ा हुआ जाएगा, भगवान उसी का फोन हो। और अनुभवी कितना होता है, जाकर के देखेगा, अरे यार ये तो कंपनी का फोन है। ठीक है ना? बताओ अधिगम प्रभावित हुआ या नहीं? और तब ये कहते साहब हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता। और मन कहां से लगेगा? अधिगम तो प्रभावित हो गया ना। तो थॉर्नडाइक स्पष्ट कहता है कि अधिगम के दौरान हमारे ऊपर फालतू चीजों का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, केवल सकारात्मक हो, नकारात्मक हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखना, 3 नियम है तत्परता का, अभ्यास का, प्रभाव का। तत्परता का नियम कहता है किसी भी कार्य को तब तक मत करो जब तक कि हम तैयार नहीं हो। तैयारी शारीरिक और मानसिक रूप से, जब तक हम शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार नहीं है तब तक हम कार्य को नहीं कर सकते। आप लोग देखना, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। रामायण में लक्ष्मण को जब शक्ति लगी थी तो हनुमान जी वैद्य सुसैन को लेने के लिए लंका गए थे, उसको उठा करके लाए थे और वैद्य सुसैन से कहा कि तुझे इसका इलाज करना है। तो वैद्य सुसैन ने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं लंका का राजवैद्य हूं और मेरे स्वामी रावण हैं और रावण के शत्रु भगवान श्री राम हैं, तो मैं इनका इलाज नहीं कर सकता।
तो ऐसी कंडीशन में उधर से सुग्रीव ने, विभीषण ने और हनुमान जी ने उसका मूड बनाया, किसका? वैद्य सुसेन का। उसे तैयार किया, उसका मूड बनाया, और जब वैद्य सुसेन का मूड बन गया, तैयार हो गया, तो वो 100% उसका इलाज करने के लिए तैयार हो गया और उसने इलाज भी कर दिया। बताओ, पहले किसी भी कार्य करने के लिए आदमी को क्या करो? तैयार करो। तैयार भी कैसे? शारीरिक और मानसिक रूप से। इसका जब आदमी सीख जाएगा तो बार बार क्या करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए। मैं ये कहूं, पेपर में प्रश्न आ गया और अप्लाइड बेस पर प्रश्न आते हैं। अमीर खुसरो की एक पंक्ति आ गई, कैसे कि घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, विद्यार्थी भूला क्यों। बताओ इसमें अधिगम का कौन सा, थॉर्नडाइक का कौन सा वाला सिद्धांत लागू होगा? तो इसमें होगा दोस्तों अभ्यास का नियम लागू होगा। कौन सा वाला होगा? अभ्यास का। बताओ, विद्यार्थी भूलता क्यों है? अभ्यास नहीं करेगा तो भूलेगा। पान सड़ेगा क्यों? उसके पत्ते को इधर उधर फेरो मत, 100% सड़ेगा। और घोड़ा अड़ेगा क्यों? उस पर ध्यान मत रखो, बार बार हाथ मत रखो तो 100% वो अड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना, अभ्यास किसी भी चीज के लिए अनिवार्य है। अभ्यास ही आदमी को पूर्ण बनाता है। और ये कहता है यदि हमारे ऊपर सकारात्मक प्रभाव है तो 100% सफलता मिलेगी। इसलिए यदि आपको पेपर मिलेगा सफलता से सफलता मिलती है, बताओ अधिगम का, थॉर्नडाइक का कौन सा वाला नियम होगा? प्रभाव का नियम होगा। असफलता से असफलता मिलती है, बताओ कौन सा वाला नियम होगा? प्रभाव का नियम होगा। या सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं होता, बताओ थॉर्नडाइक के कौन से नियम पर आधारित है? तो प्रभाव के नियम पर आधारित होगा। अब ध्यान से सुनना, ये तो हो गए हमारे मुख्य नियम। इधर से हैं कौन? ये क्या कहता है कि सीखने के लिए हमें एक नहीं बहुत सारी क्रियाएं करनी चाहिए। एक क्रिया करनी चाहिए, बहुत सारी। जैसे मैं ये कहूं कि रीट की तैयारी करने वाला एक छात्र अपनी परीक्षा पास करने के लिए लाखों प्रश्न याद करता है। बताओ थॉर्नडाइक के कौन से वाले नियम पर आधारित होगा? वो बहु प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित होगा। दोस्तों, आप आम का पेड़ है, उसमें से आपको आम तोड़ना है, बताओ आप एक बार उसमें पत्थर मारेंगे या बहुत सी बार प्रयास करना पड़ेगा? बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे। बताओ वो कौन से वाले नियम पर आधारित होंगे? वो भी बहु प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित होंगे। थॉर्नडाइक का खुद का भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत बताओ, ऑल ओवर 8 नियमों में से कौन से नियम पर आधारित है? वो बहु प्रतिक्रिया के नियम पर ही आधारित है। इसमें बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ेंगी। आगे है मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम क्या कहता है कि तब तक मूड नहीं बने तब तक कोई कार्य मत करो, जब तक मूड बन जाए तो कार्य करो। इसलिए आज के बाद जो भी विद्यार्थी होगा वो मूड बना करके कार्य करेगा, बिना मूड के कोई भी कार्य नहीं करेगा। ये कौन कहता है? थॉर्नडाइक कहता है। मनोवृत्ति का नियम कहता है कि मूड बना करके कार्य करना, मानसिक रूप से तैयार होकर के कार्य करना, ये नियम कहलाएगा। जब तक हम तैयार नहीं हैं तब तक हम कार्य नहीं कर सकते। आगे है आंशिक प्रतिक्रिया का। यह कहता है किसी कार्य को हम टुकड़ों में विभाजित करना चाहिए। ये वाला नियम है ना, ये हमारा अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। कौन सा वाला? ये अंश का मतलब पहले टुकड़ों में कार्य करो, फिर टुकड़ों में हो जाए, फिर एक साथ पूर्ण रूप से कर लो। ये हमें शिक्षण सूत्र बताता है। तो ये वाला शिक्षण सूत्र आंशिक प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित होगा। अब मैं ये कहूं, पेपर में प्रश्न आ गया, बता बूंद बूंद से घड़ा भरता है, अधिगम के थॉर्नडाइक के कौन से वाले नियम पर आधारित है? ये इसी नियम पर आधारित होगा। कौन से वाले पर? आंशिक प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित होगा। अब एक ज्ञान हमने सीखा, हमारे व्यवहार में लाना क्या कहलाएगा? आत्मीकरण। और जब हमारे व्यवहार में आ गया तो उसे बदली हुई परिस्थितियों में प्रयोग करना क्या कहलाएगा? साहचर्य परिवर्तन का नियम कहलाएगा। दोस्तों, ये हुए हमारे टोटल 8 नियम। अब मैं आपको बताऊंगा कि चेक करना कि बिल्ली ने हमारे 8 के 8 नियम फॉलो किए या नहीं किए। बताओ, सबसे पहले बिल्ली को मछली दिखी, बिल्ली को मछली दिखी तो बिल्ली बता मछली को पाने के लिए तैयार हुई या नहीं? तो सबसे पहले बिल्ली में क्या आई? तत्परता। तत्परता आई तो बिल्ली का क्या बन गया? मूड बन गया, मनोवृत्ति बन गई। जब मूड बन गया तो बताओ बिल्ली ने एक क्रिया की या बहुत सारी क्रिया की? बहुत सारी क्रिया की। बताओ बिल्ली ने ये जो कार्य टुकड़ों में किया, ये एक बार किया, टुकड़ों में किया। बताओ जो बिल्ली ने जब ऐसा कार्य किया तो उसका बार बार अभ्यास हुआ या नहीं?
नहीं, उसका बार बार अभ्यास हुआ। दोस्तों बार बार अभ्यास हुआ तो बताओ उसको उसने अपने व्यवहार में अपनाया या नहीं अपनाया? अपनाया। अपने पूर्व नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान में मिला लिया। और बताओ जब वो सीख गई बिल्ली दरवाजा खोलना तो बताओ फिर उसने बदली परिस्थितियों प्रयोग किया या नहीं किया? निश्चित रूप से किया। बताओ जब बिल्ली ऐसा कर रही थी तो बताओ बिल्ली के ऊपर फालतू चीजों का कोई प्रभाव था क्या? कोई प्रभाव नहीं था। तो दोस्तों आठों के आठों नियम बिल्ली ने भी फॉलो किए और एक अच्छे शिक्षक को आठों के आठों नियमों को अपने टीचिंग के दौरान भी प्रयोग करना चाहिए निश्चित रूप से। दोस्तों समझना, पेपर में प्रश्न आ गया, एक घोड़े को तालाब पर ले जाया जा सकता है लेकिन उसे पानी नहीं पिलाया जा सकता है, बताओ थोरंडाइक के कौन से वाले नियम पर आधारित होगा? तत्परता के नियम पर आधारित होगा। मैं कहूं एक बालक को विद्यालय तो ले जाया जा सकता है लेकिन पढ़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये कौन से नियम पर आधारित होगा? ये भी तत्परता के नियम पर आधारित होगा। करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान, बताओ ये कौन से वाले नियम पर आधारित होगा? ये अभ्यास के नियम पर होगा। घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, विद्यार्थी भूला क्यों, बताओ ये वाली पंक्ति थोरंडाइक के कौन से वाले नियम पर आधारित है? अभ्यास के नियम पर आधारित होगी। एक सफलता से सफलता मिलेगी कौन से वाले नियम पर? ईश्वर होगी। असफलता से असफलता मिलेगी प्रभाव वाले नियम पर। मैं एक सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं होता, ये भी बताओ कौन से वाले नियम पर आधारित है? प्रभाव के नियम पर। एक विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा पास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न याद करता है, बताओ कौन से वाले सिद्धांत नियम पर आधारित? बहु प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित होगी। बूंद बूंद से घड़ा भरता है नम्न में से थोरंडाइक के कौन से नियम पर आधारित होगा? यह आंशिक प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित होगा। मित्रों इनमें से यदि प्रश्न आए और व्यवहारिक अप्लाइड बेस पर निश्चित रूप से बन करके प्रश्न आता है तो आप निश्चित रूप से करके आना। यदि हमसे पूछे कि थोरंडाइक के प्रभाव के नियम पर निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने अपना सिद्धांत बना दिया तो वो होगा स्किनर। स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है वो मित्रों प्रभाव के नियम पर ही आधारित है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में जाना और मेरे प्रश्न का उत्तर देना। प्रश्न है कि एकलव्य का गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखना, बताओ थोरंडाइक के इन आठों नियमों में से कौन से नियम पर आधारित है? दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करना। आगे फिर उपस्थित होंगे अगली क्लास के साथ।